Hello, guys, welcome to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So, we are going to start chapter 3 of class 9th Geography, and the name of the chapter is Drainage. We have already made videos on first and second chapter of class 9 Geography. You can also watch that videos in the links given in the description and comment section below. So, let's start. The term drainage describes the river system of an area. Look at the physical map and you will notice that small streams flowing from different directions come together to form a main river. आपने मैप देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अभी आप रिवर्स का मैप खोलिए और उसमें देखिए कि जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से आके एक जगह मिल जाती हैं और एक मेन रिवर बनाती हैं विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और सी। और जो ये मेन रिवर है ये आते आते ड्रेन हो जाती है एक लार्ज बड़ी वाटर बॉडी में, ओशन, सी और लेक में। The area drained by a single river system is called drainage basin. जब कोई भी एरिया ड्रेन होता है किसी सिंगल रिवर से तो उसे ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। A closer observation on a map will indicate that any elevated area, elevated means high area, such as a mountain or an upland, separates टू ड्रेनेज बेसिन। जब दो ड्रेनेज बेसिन को एक माउंटेन अलग अलग करता है तो उस एरिया को कहते हैं वाटर डिवाइड। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ माउंटेन और अ अपलैंड विच डिवाइड द टू रिवर्स, दिस इज नोन एज वाटर डिवाइड। And do you know fact is the world's largest drainage basin is of the Amazon river. And here is a question for you that which river has the largest basin in India? Amazon river तो हो गई वर्ल्ड की लार्जेस्ट, तो आपको बताना है कि इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन कौन सी रिवर का है। मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. The drainage system of India are mainly controlled by broad relief features of the subcontinent. लास्ट चैप्टर मैंने आपको रिलीफ फीचर्स बताए थे, तो वही कंट्रोल करते हैं रिवर सिस्टम को। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। जबकि इंडिया में जो रिवर सिस्टम है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हो गया है। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर्स. Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other. दोनों ही रिवर्स आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. कुछ हिमालयन रिवर ऐसी हैं जो पेरिनियल है जिसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर होता है, and these receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. इन रिवर्स में पानी कुछ तो रेन से मिल जाता है और कुछ मेल्टेड स्नो से. द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, जो दो मेजर सबसे बड़ी हिमालयन रिवर्स है, Indus and Brahmaputra are the two major Himalayan rivers. They originate from the north of the mountain ranges. ये माउंटेन नॉर्थ माउंटेन से originate होती है. They have a cut through the mountains making gorges. ये माउंटेन से कटती हुई, माउंटेन्स को काटती हुई आगे जाती है जिन्हें gorges बोला जाता है. The Himalayan rivers have a long course from their source to the sea. मतलब जो हिमालयन रिवर्स होती है वो इतनी बड़ी होती है, उनका कोर्स इतना लंबा होता है, सी तक पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. They perform intensive erosional activity in their upper course. जो स्टार्टिंग का कोर्स होता है आफ्टर द ओरिजिन, ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हुई जाती हैं एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, और अपने साथ साथ स्टोन्स, पेबल्स, सैंड, स्लिट्स ये सब लेकर जाती है. मिडल कोर्स में पहुंचते ही और लोअर कोर्स में ये रिवर्स बनाती है मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन. फ्लड प्लेन में ये बहुत अलग अलग तरीके के फीचर्स बनाती है जैसे मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स. दे ऑल्सो हैव डेवलप्ड डेल्टास, और कई जगह ये डेल्टास भी बनाती है. यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, इट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर फ्रॉम द वेयर river origin
as it come in the middle course and lower course, it form meanders and oxbow lake, you can see in this picture. Now moving forward, a large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. यानी कि जो कुछ पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, जो डिपेंड होती हैं ओनली ऑन द rainfall. During the dry season, even the large river have reduced flow of water in their channels. और ड्राई सीजन में, समर सीजन में तो बड़ी बड़ी रिवर्स भी, उनका भी फ्लो कम हो जाता है वाटर का. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to the Himalayan counterpart. अभी मैंने आपको बताया कि हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स होता है वो लंबा होता है सी तक पहुंचने में, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का शॉर्टर कोर्स होता है. However, some of them originate in the central highland and flow toward the west. कुछ rivers originate होती है central highland से and flow करती है west की तरफ. Can you identify two such rivers? So this is a question for you. Most of the river of peninsular India originate in the western Ghat and towards the Bay of Bengal. और जो कुछ river होते हैं peninsular की वो western Ghat से origin होती है और Bay of Bengal की तरफ जाती है. Now let us talk about the Himalayan rivers one by one very deeply. So the Himalayan rivers are Indus, Ganga and the Brahmaputra. These are the three major Himalayan rivers. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributary is called river system. एक river और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज को रिवर सिस्टम बोला जाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदस रिवर सिस्टम. द रिवर इंदस राइजेज इन तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर. जो इंदस रिवर है वो तिब्बत से राइज होती है नियर द मानसरोवर लेक एंड फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इन इंडिया इन लद्दाख. यानी कि ये वेस्ट से फ्लो करती हुई इंडिया में लद्दाख से घुसती है. इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क गॉर्ज इन दिस पार्ट. और एक पिक्चर्स्क गॉर्ज बना देती है इस एरिया में. सेवरल ट्रिब्यूटरीज यानी कि इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा. These are 4 tributaries of Indus River. Do remember this? Join it in the Kashmir region. The Indus flow through Baltistan and Gilgit and emerges the mountains of Attock. Indus River flow करती हुई चलती है from Baltistan, Gilgit and emerges in the mountain at Attock. The Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. जब पाकिस्तान में इंदस रिवर एंटर करती है तो 5 रिवर होती है मेन, सतलुज, बियास, रवि, चेनाब एंड झेलम. Beyond this, the Indus flows southward eventually. और ये धीरे धीरे साउथ की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है, reaching the Arabian Sea east of Karachi. कराची के ईस्ट में ये अरेबियन सी में पहुंच जाती है. The Indus plain has a very gentle slope with a total length of 2900 km. And the Indus is one of the longest river of the world. Do remember the fact that Indus is one of the longest river in the world. A little over a third of the Indus basin is located. अब basins कहाँ है? इंडिया में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. और जो बाकी सारी बेसिन्स है वो पंजाब में है. So this is a fact that according to regulation of Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. यानी कि एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में जिसका नाम था इंदस वाटर ट्रीटी. इसके अकॉर्डिंगली इंदस रिवर से सिर्फ 20% वाटर इंडिया यूज़ कर सकती है. और जो ये वाटर है इरिगेशन के लिए यूज़ होता है पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. Moving forward and let's see the Ganga river system. The headwater of the Ganga called the Bhagirathi. गंगा का दूसरा नाम भागीरथी भी है and it is fed up by the गंगोत्री glaciers. ये गंगोत्री ग्लेशियर से origin होती है and joined by the अलकनंदा at देवप्रयाग. और ये अलकनंदा रिवर से मिल जाती है देवप्रयाग में in उत्तराखंड. At हरिद्वार
हरिद्वार में गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स, और जो हरिद्वार में पहुंचकर ये माउंटेन से प्लेन एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है. सो दिस इज द मैप of river system, major rivers of India. So here you can see this Indus river, you can see its passage, and here are some of the important lakes. So this is Sambhar Salt Lake in Rajasthan, Govind Vallabh Pant Sagar Lake in the Jharkhand, and Vembanad Lake in Kerala and Tamil Nadu region. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalaya. हिमालय में गंगा बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़ जाती है. A few of them जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक and the कोसी are the major river its tributaries. The river यमुना, जो यमुना रिवर है वो अराइज करती है फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालय. गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, यानी कि ये गंगा रिवर के साथ साथ चलती है. एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद, यानी कि जो यमुना रिवर है ये गंगा से इलाहाबाद में जाकर मिलती है. घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय. घाघरा, द गंडक एंड द कोसी रिवर rise from the Nepal Himalayas. They are the rivers which flood parts in the northern plain every year. यही वो रिवर है जिसकी वजह से नदर्न प्लेन्स में कई बार फ्लड आती है, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use. मतलब एक तरफ तो हर चीज़ की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होती है, तो एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है प्रॉपर्टी और लाइफ को, जबकि दूसरी तरफ ये सॉइल को बहुत ही ज़्यादा इनरिच कर देती है, उसमें न्यूट्रिशन आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर यूज़ के लिए. द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, जो पेनिनसुलर अपलैंड से मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है चंबल, बेतवा एंड सोन. These rise from semi-arid area and have a shorter courses and do not carry much water in them. So find out where and how they ultimately join the Ganga. तो आपको find out करना है कि ये तीनों रिवर गंगा से कब मिलती है. So it is a Namami Gange program. It is an integrated conservation mission approved as फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट. 2014 में बनाया गया था ये प्रोग्राम टू एकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन कम करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए और रिजुनवेशन करने के लिए नेशनल रिवर गंगा का. तो आपको पता चला कि गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. And large with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakha in the West Bengal. ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई फराखा तक जाती है वेस्ट बंगाल में. This is the northernmost point of the Ganga Delta. The river bifurcates here the Bhagirathi Hooghly. It is a distributary flows southward through the deltic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh. जो मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड चली जाती है बांग्लादेश में और वहाँ पर ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र रिवर को. एंड फॉर द डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना. और जब ये साउथ की तरफ डाउन स्ट्रीम में जाती है बांग्लादेश की तरफ तो वहाँ पर इस रिवर को कहते हैं मेघना. दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. यानी कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं आपस में तो मेघना नाम की रिवर बनाती हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर इज़ नोन एज सुंदरबन डेल्टा. और जो इस रिवर से बनता है डेल्टा उसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा. सो द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन द मार्शलैंड. तो सुंदरी ट्री से इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा बना. एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द home of Royal Bengal tigers. Do remember this also. Sundarban Delta is known as the home of Royal Bengal tiger. The length of the Ganga is over 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की लेंथ है गंगा की.
कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम? तो आपको देखना है कि कैसा पैटर्न बनाती है गंगा रिवर. अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंदस एंड गंगा रिवर सिस्टम. इंदस और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करने की जगह जो लोकेशन है मेन वो है अम्बाला. इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. The plains from Ambala to the Sundarbans stretch over 1800 kilometer, but fall in its slope is hardly 300 मीटर. जो स्लोप है वो हार्डली 300 मीटर्स होता है. इन अदर वर्ड अगर दूसरे शब्दों में कहें तो देयर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर. हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का फॉल होता चला जाता है. देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर, जिसकी वजह से जो रिवर है वो लार्ज मेंडर्स बनाती है. नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक. यानी कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज करती है? तिब्बत में मानसरोवर लेक से. वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस और सतलुज. जहाँ से इंदस और सतलुज होती है उसके आसपास का ही एरिया है. इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस, और ये इंदस से थोड़ी सी बड़ी है, हल्की सी. एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई आउटसाइड द इंडिया, और ज़्यादातर इसका एरिया वो इंडिया के बाहर है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय. हिमालय के पैरेलली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चलती है. ऑन रीचिंग द नमचा बर्मा और द नमचा बरवा 7757 मीटर्स की, इट टेक अ यू टर्न. द रिवर Brahmaputra, it take a U-turn and enter India in Arunachal Pradesh. Means the Brahmaputra river enter in India in the state Arunachal Pradesh, and here it is called Dhiang. और यहाँ पर इस रिवर को धियांग बोलते हैं. and it is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. और ये बहुत अलग अलग छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से मिलते असम में आकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र बन जाता है. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सैंगपो in Tibet and Jamuna in Bangladesh. These are the local names or the other countries' names of the Brahmaputra. In Tibet, the river carry a very smaller volume of water. तिब्बत में बहुत ही कम वाटर होता है. and less silts as it cold and a dry area. इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. जबकि जब इंडिया से पास होती है तो जो वो रीजन है असम वाला, वहाँ पर हाई रेनफॉल होती है. हेयर द रिवर कैरी अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. यहाँ पे रिवर में ज़्यादा पानी वॉल्यूम हो जाती है. एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट्स होती है, जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह. द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड्स. और ये रिवराइन आइलैंड्स बनाती है. Do you remember the name of the world largest riverine island found by the Brahmaputra? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था. So if you remember, please do tell the answer. Every year during the rainy season, the river overflow its bank, causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh. असम और बांग्लादेश में मेन फ्लड का कारण यही ब्रह्मपुत्र रिवर है. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing a river bed to rise. यानी कि और अगर रिवर्स के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे ज़्यादा सिल्ट्स कैरी करती है, सबसे ज़्यादा स्टोन सैंड कैरी करती है, जिसकी वजह से इसका जो रिवर बेड होता है वो ऊंचा हो जाता है. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली. और ये अपने चैनल भी बहुत जल्दी बदल लेते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स. वी हैव कंप्लीटेड द हिमालयन रिवर्स. So the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat. जो main water divide होता है peninsular India का वो होता है Western Ghat से, which run from north to south. जो ये north से south की तरफ move करती है close to the western coast. Most of the major river of the peninsula such as rivers हैं जो main Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These are the 4 major peninsular river which flow eastward and drain into the Bay of Bengal. ये eastward direction में flow करती हुई Bay of Bengal में drain हो जाती है. These rivers make delta at their mouth. और ये अपने mouth पे deltas create कर लेते हैं. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghat. यानी कि ये फ्लो वेस्ट की तरफ मूव करती हुई बहुत सारी स्मॉल
ट्रिब्यूटरीज होती है, स्ट्रीम्स होती हैं, वेस्टर्न घाट की तरफ चली जाती है. नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज. नर्मदा और तापी ही सिर्फ दो ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और एस्चुरीज बनाती है. The drainage basins of the peninsular river are comparatively smaller in size. So let we talk about these one by one. So firstly, the Narmada basin. The Narmada river rises in the Amarkantak hills in the Madhya Pradesh, यानी कि मध्य प्रदेश से origin होता है, and it flows toward the west in a rift valley formed due to फॉल्टिंग की वजह से जो वैली फॉर्म होती है, तो इसलिए वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ऑन इट्स वे टू द सी, द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स लोकेशन, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस बनाती है ये रिवर. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड द धौंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर. मीन्स मार्बल रॉक्स जबलपुर में जहाँ पर ये डीप गॉर्जेस बनाती हैं, एंड द धौंधार फॉल्स, इट इज़ अ फॉल वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर द स्टीप रॉक एंड आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, और बहुत ही अच्छा फॉल बनाती है, वाटरफॉल. ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज बहुत शॉर्ट होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट द राइट एंगल, और ये राइट एंगल पे ज़्यादातर मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेती हैं. द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. जो नर्मदा रिवर बेसिन है वो ज़्यादातर पार्ट कवर करता है मध्य प्रदेश एंड गुजरात स्टेट का. नेक्स्ट इज़ द तापी बेसिन. द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस. जो तापी रिवर है वो सतपुरा रेंजेस से अराइज होती है इन द बेटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि ये भी मध्य प्रदेश से ही ओरिजिन होती है. इट ऑल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, और ये नर्मदा के पैरेलल में चलती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर है एज कम्पेयर टू नर्मदा रिवर. इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. दीज आर द मेन स्टेट्स थ्रू विच इट रिवर flows. The coastal plains between Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow. जो coastal plain है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत नैरो है. Hence the coastal rivers are short. इसलिए जो coastal rivers हैं वो short होती हैं. The main west flowing river, जो west flowing river हैं वो है साबरमती, माही, भारतपुषा and पेरियार. And find out the states is a question for you, that in which state these river drain. Next is the Godavari basin. The Godavari is the largest peninsular river. Do remember the fact that Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये ऑरिजिन होती है, और इसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर. एंड इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. Its drainage basin is all the largest among the peninsular river. Peninsular river में सबसे ज़्यादा बड़ा drainage basin बनाती है. The basin cover part of Maharashtra. About 50% of the basin lie in the Maharashtra, यानी कि ज़्यादातर हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. The Godavari is joined by a number of tributaries. ये भी बहुत सारी tributaries से जुड़ जाती है, such as पूर्णा, वर्धा, परनीता, मंजरा, वैनगंगा and पेंगंगा. The last three tributaries are very large. Last three means the Manjara, Venganga and Penganga. Because of its length and the area it cover, it also known as दक्षिण गंगा. जो जितना एरिया ये कवर करती है और जितनी बड़ी इसकी लेंथ है, तो इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि जो एक गंगा हिमालयन रिवर है वो नॉर्थ की तरफ होती है. एंड दिस गोदावरी रिवर is known as the Dakshin Ganga as it flows in the south of the India. Next is Mahanadi Basin. The Mahanadi rises in the highland of छत्तीसगढ़. ये छत्तीसगढ़ से राइज होती है. It flows through the उड़ीसा. ये उड़ीसा से फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. The length of the river is 860 kilometer. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa. These are the four major states. Next is the Krishna Basin. Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna River flows for about 1400 kilometer. Means the length of this Krishna Basin is 1400 kilometer and reaches the Bay of Bengal.
The Tungabhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi and the Bhima are the tributaries to remember. Tungabhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi and Bhima are the tributaries, and the drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and the Andhra Pradesh state. Next is the Kaveri basin. Kaveri rises in the ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है इन द साउथर्न कॉरिडोर इन तमिलनाडु. द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर. इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवनी, हेमावती एंड कबिनी. इट्स बेसिन ड्रेन्स इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. So here is a do you know fact that the river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Sivasundaram Fall. The hydroelectric power generated from the fall is supplied to Mysore, Bangalore and Kolar Goldfield. So here is a question for you that the name the biggest waterfall in India. ये तो था second biggest. Now you have to tell about the first biggest, यानी कि the biggest waterfall in India. Besides these major river, there are some smaller river flowing toward the east. ये सब तो हमने पढ़ी the major rivers of the peninsular area. Now besides these, there are Damodar, Brahmani, Betrani and the Suvarnrekha are the other peninsular river. Now talking about the lakes, you may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake. आपने नाम सुना होगा Dal Lake, houseboat and shikaras, which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoy boating, swimming and other water games. Imagine करिए आप कि that if Srinagar, Nainital and other tourist place did not have any lake, what would they have been attractive as they are today? तो आप खुद ही सोचिए, अगर ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस रिवर के आसपास नहीं होती, लेक्स के आसपास नहीं होती, तो क्या ये इतनी ब्यूटीफुल होती? हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इम्पोर्टेंस है लेक्स की? Apart from the attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. इंडिया में बहुत सारी लेक है और सारी लेक एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ साइज में, कुछ उसके फीचर्स में. मोस्ट लेक्स आर परमानेंट. ज़्यादातर लेक्स वैसे परमानेंट है, जबकि सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जबकि कुछ लेक्स में रेनी सीजन के टाइम में ही वाटर होता है. लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरी रीजन, जैसे कि सेमी एरिड एरिया में होती है. There are some lakes which are the result of action of glaciers and ice sheets. कुछ lakes बनती हैं glacier से, ice sheet से, while some other have been formed by wind, river action and the human activities. जबकि कुछ human activities से, wind से या rivers के action से भी बन जाती है. The meandering river across a flood plain forms cut off that later develop into a oxbow lake. तो कुछ रिवर होती है मेंडरिंग करती चलती हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हो जाता है और ये ऑक्सबो लेक्स बना लेती है. स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक. दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल. लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल. कुछ इनलैंड ड्रेनेज में लेक्स सीजनल होती हैं, जैसे कि संभर लेक इन राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक. इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट. ये इतनी ज़्यादा सॉल्टी लेक है कि इसमें से सॉल्ट बनाया जाता है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन. ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालय रीजन में है. दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, यानी कि ग्लेशियर से बनी है. इन अदर वर्ड्स, दे आर फाउंड व्हेन द ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन with which was later filled with snowmelt, जो बाद में snowmelt से भर जाता है. The Wooler Lake in Jammu Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activities. जो Wooler Lake है जम्मू कश्मीर में was a result of tectonic activities and it is the freshwater lake. It is the largest freshwater lake in the India. Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak and Bharapani are some of the important freshwater lakes.
Apart from the natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also led to the formation. मतलब ये तो हो गई कुछ natural lakes, जबकि कुछ लेक man made लेक भी होती हैं या artificial लेक सच एज गुरु गोबिंद सागर भाखरा नागल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी. Lakes are of great value to human beings. A lake help to regulate the flow of water. Lakes help करती हैं water का flow regulate करने में. During heavy rain it prevent flooding. जो जब heavy rain पड़ती है तो flooding में prevent करती हैं lakes. And during the dry season it help to maintain the even flow of water. जबकि dry season में ये river को maintain करती हैं. Lakes are also can be used for developing hydel power भी बनाया जा सकता है. They moderate the climate of the surrounding. इनकी वजह से climate भी बहुत moderate रहता है. Maintaining the aquatic ecosystem, इनमें aquatic ecosystem भी बनाया जा सकता है. Which enhance the natural beauty, help develop tourism and provide recreation. Now let us talk about the role of rivers in the इकोनॉमी कि इकोनॉमी में हमारी अर्थव्यवस्था में रिवर का क्या रोल होता है. सो रिवर हैव बीन अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री से ही रिवर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. वाटर फ्रॉम रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स. जो वाटर है रिवर से वो बहुत ही बेसिक रिसोर्स रहा है वाटर का, एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़. देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एशियन टाइम्स, जिसकी वजह से रिवर बैंक्स ने ही सेटल किया है एशियन टाइम में जो जितनी भी सिविलाइजेशन थी. These settlements have now become big cities और ये सेटलमेंट आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज बन गई है. तो आपके लिए क्वेश्चन है, मेक द लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. यूजिंग रिवर फॉर इरीगेशन नेविगेशन. रिवर के यूजेस क्या है? These are used for irrigation, navigation, hydropower generation are of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. Next, talking about the river pollution, and it is the last topic of the chapter. The growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for water from river naturally affect the quality of water. आप सभी को पता है कि रिवर का वाटर का कितना ज़्यादा यूसेज है और हर किसी को इसकी ज़रूरत है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो, म्यूनिसिपल वर्क हो, इंडस्ट्रियल वर्क हो या फिर एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए क्यों ना हो. जबकि इसके यूज से कुछ हमारी नेचुरली भी अफेक्ट पड़ता है क्वालिटी ऑफ वाटर पे. एज रिजल्ट जिसकी वजह से मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी इन रिवर से लिया जाता है, जिसकी वजह से जो इन रिवर्स का वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है. ऑन द अदर हैंड a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river. और जबकि कुछ इंडस्ट्री से untreated sewage को रिवर में बहा दिया जाता है. This affect not only the quality of water, ये सिर्फ क्वालिटी को ही डिक्रीज नहीं करती, बट ऑल्सो द सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर. आपको पता होगा कि जो रिवर है उसमें सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी होती है, जबकि अगर इस तरीके से हम अनट्रीटेड वाटर को डालेंगे तो इसकी वजह से इस क्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution load within 20 km of large cities. गंगा वाटर इतना एबल है कि वो अपने अंदर पॉल्यूशन को कन्वर्ट कर सकता है ऑफ द 20 किलोमीटर ऑफ द लार्ज सिटीज. बट increasing urbanization and industrialization do not allow it. जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा एंड द पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है. कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आर रिवर लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स लॉन्च कर रही है रिवर्स को क्लीन करने के लिए. और आपने ऐसे कुछ प्लान्स का नाम भी सुना होगा, एंड इफ़ यू हैव हर्ड सो डू टेल इन द कमेंट सेक्शन. एंड थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर. तो आप सोचिए कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ फ्रेश वाटर के बिना कैसी होगी. सो हियर दिस चैप्टर इज एंड दिस इज द एक्सरसाइज multiple choice question. So in which following state is the Wular Lake is located? अभी आपको बताया लास्ट टॉपिक में, इट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर. नेक्स्ट इज द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एज, यानी कि कहाँ से ऑरिजिन होती है नर्मदा रिवर? सतपुरा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक और द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट. नेक्स्ट इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से सॉल्ट वाटर लेक है, संभर, डाल, वूलर और गोबिंद सागर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बतानी है, कौन सी है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो होती है, इज इट महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा और तापी। सो these are the multiple choice question and these are the question answer which you have to answer. So thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel for more videos.